नमस्कार, मैं सुभाष यादव। जीएमएस वर्ल्ड एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ नॉलेज की, ज्ञान की शक्ति। ज्ञान की ऐसी शक्ति होती है जो आपको जिस ऊंचाई पे भी पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचा सकती है। मैं ये जानता हूं और आप भी ये जानते हैं कि हम लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति आती है जब हमारी एज लगभग 15 को क्रॉस करती है। जब 15 साल के ऊपर हम लोग जाते हैं, जैसे सुबह सो के उठे आप, सो के उठने के बाद आप बाथरूम गए, वहाँ से आए, आप ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप नहाए, ऑफिस के लिए तैयार होके गए, ऑफिस में जो काम आपका है वो काम किए, उसके बाद आप फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर पे बैठते हैं, डिनर करते हैं और कुछ टीवी देखते हैं या कुछ भी करते हैं, फिर सो जाते हैं। यही दिनचर्या आपकी पर डे की है। रोज़ आप सो के उठते हैं, लंच डिनर करते हुए आप सो जाते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि यार हम जो बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, हम सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो क्या आप ये जो रोज़ की दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव आपने किया? किसी ऐसे आदमी से आप मिले कि जो आपके सपने को साकार कर सकता है या जो आपके सपने को रास्ता दिखा सकता है? नहीं मिले, क्योंकि आपका काम करने का तरीका तो रोज़ का एक ही है, सो के उठना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, ऑफिस में काम करना, घर आना, टीवी देखना, पेपर पढ़ना, फैमिली से बात करना, फिर सो जाना। तो जब रोज़ एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो आपके विजन कैसे सफल होंगे? आपके सपने कैसे साकार होंगे? आपने तो कुछ नया किया ही नहीं उसमें। सुबह उठने से लेके सोने तक तो आप एक ही काम कर रहे हैं ना। तो जब आप कुछ बदलाव ही नहीं ले आ रहे हैं अपने लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आपके सपने साकार कहाँ से होंगे? तो सपनों को साकार करने के लिए आपके ज्ञान की शक्ति को, ज्ञान की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ नया सीखना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। जिस तरह के सपने उस तरह के माहौल में जाना पड़ेगा, जिस तरह के सपने हैं उस तरह के लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी। आपको अगर बिग बिजनेसमैन बनना है तो बिग बिजनेसमैन सक्सेस की बुक स्टोरी या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपकी मंजिल की तरफ आपको ले जाए, उस तरह की नॉलेज को बढ़ाना है। जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेंगे, जब तक जानकारियाँ नहीं बढ़ेंगी, सीधे सीधे है कि आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। नॉलेज की शक्ति आपको देखते देखते बढ़ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे आप सिनेमा देखते हैं, आप बहुत पहले सन 80 में शायद शोले पिक्चर आई होगी, आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, देखे होंगे। लेकिन आज लगभग 40 साल पुरानी मूवी हम लोगों के बीच में आई, हम लोग देखे, आप भी देखे। लेकिन आज भी उसको अगर पूछेंगे हमसे, आप स्टोरी पूछेंगे कि शोले का गब्बर जो होता था उसकी सीन कहाँ शूट की जाती थी, तो मुझे पता है कि पहाड़ों के बीच में शूटिंग की जाती थी। बड़े बड़े पहाड़ होते थे, उनके जो उनकी सेना में या उनके जो रोल थे, डकैत के रोल थे, उनकी जो टीम थी, कोई पहाड़ों पे बंदूक लेके बैठा रहता था, कोई उनके बाजू में रहता था, उनके ऐसे ऐसे डायलॉग थे। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हमको कैसे याद है? अनजाने में। हमने मूवी देखा, आज 20 साल पहले हम देखे, लेकिन आज भी मुझे ये सारी बातें याद हैं। कैसे याद हैं? कि ये जो हमारा हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी है, जो नॉलेज, जो शक्ति है, वो याद करके रखी हुई। जैसे वैसी सिचुएशन आती है तो मुझे दिखने लगता है कि यार हाँ यार, ऐसे शोले में ऐसे ऐसे हुआ था। एक ठाकुर थे, एक गब्बर सिंह थे, धर्मेंद्र थे, अमिताभ बच्चन थे, उनकी पत्नी वो थी, उनके साथ जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन के साथ थी, धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी थी। तो तमाम प्रकार की जो फिल्म से जुड़ी हुई स्टोरी है आपके दिमाग में चलने लगती है, और आप जैसी पिक्चर आप 20 साल पहले देखे हैं आज के डेट में अपने बच्चों से एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो ये क्या है कि आप अनजाने में सिनेमा को आपने देखा, लेकिन आपने सेव नहीं किया, लेकिन आपका जो हार्ड डिस्क से जो मेमोरी है, जो ज्ञान की शक्ति, उस स्टोरी को उसने सेव कर लिया। आप 15 साल, 20 साल, 25 साल कभी भी उस बात को, अगर आपके सामने वैसी घटनाएं आती है तो आपको स्टोरी याद आ जाती है कि यार शोले में ऐसे ऐसे हुआ था। तो वैसे ही है, जैसे ही आपको बिजनेस करना है, बड़े लेवल पे जाना, बड़ी सोच है आपकी, बहुत सारे सपने हैं आपके, तो उन सपनों को साकार करने के लिए जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा। जानकारी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। अब उस संसाधनों में से किस संसाधन का उपयोग करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं और अपनी मंजिल की तरफ, अपनी बड़ी मंजिल की तरफ, बड़ी सोच की तरफ आप अग्रसर बन सकते हैं। हम आपसे, क्योंकि हमने आपसे पहले भी अपने पुरानी वीडियो में भी बोल चुके हैं हम कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी किसान थे।
तो हम जब किसान परिवार से थे, तो अगर मैं सोचा होता कि मैं बिजनेस मैन बन जाऊंगा, उसके बाद मैं पिताजी के साथ खेती में लग जाता या वैसे ही कामों में लगा रहता, तो शायद मैं इस लेवल पे न पहुंचता और शायद अपने सपनों को या अपने सीखे हुए कार्यों को आपसे शेयर न कर पाता। आपसे अगर मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ, तो जो हमने अपने संघर्षों से सीखा वही शेयर कर रहा हूँ। जो मैं अपने विजन को साकार करने में जो जानकारियाँ हासिल करता हूँ, वो किसी न किसी के माध्यम से ही होती हैं, चाहे बुक के माध्यम से हो, चाहे किसी सक्सेस स्टोरी के माध्यम से हो, चाहे किसी के पर्सनल लाइफ से हो। कुछ न कुछ ऐसा हम रोज़ सीखते हैं जिसको हम आपसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं भाइयों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञान की जो शक्ति है, जो पावर ऑफ नॉलेज है, जो आपका नॉलेज में जो शक्ति है, वही आपको सफल बना सकता है। उसको सफल में बनाने के लिए आपको पूरा पॉजिटिव वे में जाना पड़ेगा और अपने को रोज़ कुछ न कुछ अपने लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपके जो सपने हो वो साकार हो सकें और आप अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो सकें। एक स्टोरी मुझे याद आती है। दो मित्र थे, एक शहर में आए थे बिजनेस करने के पर्पज़ से। तो एक मित्र उसमें से पैसे वाला था, तो उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। जो दूसरा मित्र था, वो उसकी लाइफ स्ट्रगल से चल रही थी, स्ट्रगल के दौर में वो चल रहा था। तो एक दिन वो बैठा अपने मित्र के साथ और वो बोला कि मैं भी आपके जैसा व्यापार करना चाहता हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्या मेरी हेल्प आप कर सकते हैं? तो क्योंकि फ्रेंड थे, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को समझता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो बिजनेसमैन फ्रेंड था, उसने जो स्ट्रगल कर रहा था दोस्त, उसकी मदद के लिए कुछ पैसा उसको दे दिया कि आप ले जाइए इतना पैसा और बिजनेस करिए। उसका दोस्त पैसा लिया और बिजनेस करने लगा। तो रोज़ शाम को अपने मित्र के साथ बैठता था, जो पहले से ही बिजनेसमैन था, उसके साथ बैठता था और अपनी बातों को शेयर करता था कि आज हमने ये काम किया तो इसमें ये सफलता मिली, ये काम किया तो मुझे इतनी सफलता मिली, ये प्रॉफिट हुआ। तो उसका दोस्त बड़ा खुश होता था। तो ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसके पास अपनी खुद की गाड़ी हो गई। तो अपने दोस्त से शेयर किया कि आज हमने अपने प्रॉफिट से, अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए उसके प्रॉफिट के हिस्से से हमने कुछ गाड़ी एक ठो खरीद ली, आज हमारे पास खुद की गाड़ी हो गई। ये बड़ा खुश हुआ दोस्त पहले वाला। फिर कुछ दिन बीता, उसके बाद उसके पास कुछ ऐसे पैसे हुए तो उसने घर बनवाना शुरू कर दिया। उसके पास खुद का घर हो गया, बिजनेस भी बढ़ने लगा, गाड़ी भी हो गई, घर भी बन गया। उसके बाद फिर वो अपने दोस्त से पर डे शेयर करता था, तो उसके दोस्त के जो भाव थे बड़े पॉजिटिव रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो बिजनेस करते करते इस लेवल पे पहुंच गया कि अपने मित्र के व्यापार से भी उसका बड़ा व्यापार हो गया। तो उस जो मित्र था उसका, जिसने पैसा दिया था उसको व्यापार करने के लिए, उसको लगा यार कि मेरे ही पैसे से आज इस लेवल पे पहुंच गया, इसके पास खुद की गाड़ी हो गई, नौकर चाकर हो गए, बंगले हो गए, आज मेरे से बड़ा इसका व्यापार हो गया। उसको धीरे धीरे जो प्रेम था वो ईर्ष्या में बदल गया। उसको देख के वो जलने लगा। जब वो आके अपनी स्टोरी शेयर करता था कि आज हमने ये कर लिया, आज मेरी एक कंपनी और बढ़ गई, आज हमारे प्रॉफिट का रेशियो ये हो गया, हमारे पास मैनेजर हो गए, हमारी बहुत बड़ी टीम हो गई। तो वो दिन पे दिन जो दूसरा मित्र था, जो पहले से ही बिजनेसमैन था, उसके इस सक्सेस से उसको ईर्ष्या होने लगी और ईगो होने लगी। तो वो क्या किया कि वो अपने काम पे कम ध्यान देता था और उसकी सफलता से उसको ईर्ष्या होने लगती, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगता था। एक समय आते आते ऐसे हुआ कि वो अपने काम पे ध्यान हटा के अपनी मित्र की सफलता के विषय में सोच के मन ही मन ईर्ष्या करता था और धीरे धीरे उसका व्यापार ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म हो गया तो उसने ठान लिया कि मैं अपने मित्र को मार डालूंगा। वो आनंद फानन में एक डिसीजन लिया और घर गया, घर से बंदूक उठाई और मारने के लिए निकल गया। बीच में एक बाबा जी का मंदिर था, उस मंदिर पे गया तो बाबा जी से सोचा कि मैं ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले एक बाबा से सलाह ले लेते हैं। तो बाबा जी के मंदिर में जब गया तो बाबा जी मिले तो उसके चेहरे को देखे तो बड़ा तेज, बड़ा गुस्से में था वो। तो बाबा जी ने बोला कि क्या बेटा, क्या हुआ, कैसा इतने गुस्से में क्यों है? क्या बाबा जी, मैं आपसे मिलने ही आया था और मैं मिल के आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, बताओ बेटा क्या बात है। बोले कि एक समय था कि मेरा व्यापार बड़ी ऊंचाइयों पे था, बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा था। उसी बीच में एक मेरा दोस्त था, उसको हमने कुछ मदद कर दी और वो मदद कर दी, उसी पैसे से वो काफ़ी आज बड़ा व्यापार करके हमसे आगे निकल गया है और हमारे सारे धंधे ख़त्म हो गए। लेकिन मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ, आज मैं उसको मार डालूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा क्या उसने किया कि आप उसको मार डालोगे? तो उस व्यवसायी ने कहा कि हमको उसका व्यापार पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे ही पैसे से आज इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया और मैं उसको देखना नहीं चाहता हूं, उसके चक्कर में मेरा व्यापार ख़त्म हो गया।
तो बाबा जी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा शांति विचार से सुनो, कि समझो और सुनो कि ऐसा उसने क्या कर दिया कि आप मार डालोगे। अगर वो पैसे से, आपके ही पैसे से व्यापार करके बड़ा आदमी हो गया तो आपके लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका दोस्त है। क्योंकि गर्व की बात तब होती जब उसका धंधा मुझसे छोटा होता। आज वो मुझसे बड़ा हो गया है, इसलिए मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने कहा कि क्या इस शहर में और भी ऐसे व्यवसायी हैं जो आपके मित्र से भी बड़े हैं? तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे बहुत सारे व्यवसायी हैं जो हमारे मित्र से भी बड़ा व्यापार करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या उनको देख के भी आपको ईर्ष्या होती है, उनके धंधे से आपको जलन होती है? बोले नहीं होती है। क्या ऐसे क्यों? ऐसा क्यों है कि आपका दोस्त अगर बिजनेस बड़ा करके आगे बढ़ गया तो उसको देख के आप जलते हो, आपके ही शहर में उससे बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनको देख के आपको नहीं जलन होती? बोले क्योंकि उनको मैं जानता नहीं। तो बाबा ने कहा यार तो आश्चर्य की बात है, जिनको आप जानते हो उनके बिजनेस को देख के आपको जलन होती है, जिनको आप नहीं जानते हो उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, उनको देख के आप खुश होते हो, ऐसा क्यों है? तो बाबा जी से उस व्यवसायी ने पूछा कि प्रभु ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसका बिजनेस हमारे दोस्त से बड़ा है, उसको देख के मैं खुश होता हूँ। मेरे पैसे से ही मेरा ही मित्र बड़ा व्यवसाय किया, लेकिन उसको देख के मुझे ईर्ष्या होती है, मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ। आज मैं आनंद फानंद में डिसीजन उसको मारने के लिए ले लिया हूँ। तो आप ही रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ। तो बाबा जी ने कहा कि सारी बातें मेरी मानोगे आप? तो उन्होंने कहा कि, व्यवसायी ने कहा कि हाँ प्रभु मैं आपकी बातें मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आप जाके अपने मित्र से कुछ, जैसे आपका मित्र आपसे पैसा मांग के बिजनेस किया था, वैसे आप भी जाओ अपने मित्र से पैसा मांगो और बोलो कि मेरी स्थिति खराब हो चुकी है, मुझे कुछ पैसा दीजिए, मुझे व्यवसाय करना है। तो फिर वो चिड़चिड़ापन से बोला कि क्या उसको नहीं पता करने की जरूरत है कि मेरा व्यवसाय खराब हो गया है, मैं जमीन पे आ गया हूँ, मैं रोड पे आ गया हूँ, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया है। कहें कि वो अपने, बाबा जी ने कहा कि वो अपने व्यवसाय में इतना मस्त हो चुका है कि उसको ध्यान ही नहीं है कि हमारा मित्र किस पोजीशन में, क्योंकि वो आपको तो अच्छे पोजीशन पे देखा था, तो कभी सोच ही नहीं सकता कि हमारे मित्र का बिजनेस खराब हो चुका होगा। तो आपको जाके बताना पड़ेगा कि नहीं, मेरा ईगो, मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा, मैं नहीं बताऊँगा। तो बोले कि तब मेरी सलाह लेने क्यों आए हो? जब आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो मेरी सलाह लेने क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात को मान के जाता हूँ, उससे मैं पैसे की डिमांड करता हूँ और मैं खुद से व्यवसाय शुरू करूँगा। तो किसी तरह से वो व्यवसायी गया और मित्र से अपने बात किया और बोला कि मुझे यार मेरा व्यवसाय ख़त्म हो चुका है, मेरी स्थिति बड़ी ख़राब है, मुझे फिर से व्यवसाय करने के लिए कुछ पैसा दीजिए। उसका मित्र एक बार सुना और तुरंत जितनी डिमांड थी अपने दूसरे मित्र की उसको पैसा दिया और वो व्यवसाय करने लगा। तो बाबा जी ने एक शर्त रखी थी कि जो उसके पैसे से आप व्यवसाय करोगे वो रोज़ शाम को आके मुझे बताओगे कि उसके व्यापार से आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना क्या किया, कैसे क्या करना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। तो बाबा जी की बातों को उसने सुना और अपने मित्र के पैसे से व्यवसाय शुरू किया और रोज़ बाबा को बताते थे कि बाबा जी आज मैं इतना पैसा कमाया हूँ और इसमें इतना प्रॉफिट का शेयर है। तो बाबा जी कहते थे उनसे कि ठीक है, उसमें से खाने के लिए अपने पास पैसा रख के बाकी सारे पैसे दान कर दो। तो बोले प्रभु तब हम व्यवसाय कैसे बड़ा कर पाएंगे? बोले कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे आपको 1 साल लगातार करना है, उसके बाद ही फिर मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। तो वो निरंतर रोज अपना व्यवसाय करते थे और बाबा जी से आगे बताते थे और अपने खाने के लिए पैसा रख के बाकी पैसे को दान कर देते थे। तो बाबा जी ने बीच बीच में उनसे मिलते भी रहते थे बाबा जी। और 1 साल जब बीता तो बाबा जी उनको बुलाए पुनः अपने पास। उन्होंने बोला कि अब क्या कैसा व्यवसाय चल रहा है? कहें प्रभु बड़ा अच्छा व्यवसाय चल रहा है, प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ गया, लेकिन अपने खर्चे के अलावा जितना भी पैसा बचता है मैं समाज में दान कर देता हूँ, मुझे अब लालच नहीं रह गई है। तो बोले कि अब आपके मित्र को देख के आपको कैसा लगता है? बोले कि अब तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे मित्र ने मेरे बुरे वक्त में सहारा दिया और मैं व्यवसायी हो गया, मेरा पुनः व्यवसाय जिंदा हो गया और मुझे जो पैसा उसके प्रॉफिट से कमाए, अपने बिजनेस से कमाए हुए पैसे से जो प्रॉफिट होता है, जब लोगों को मैं दान करता हूँ, गरीबों को दान करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो जब वो मैं करता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है। तो बाबा जी ने कहा कि क्या अब भी अपने मित्र को आप मारना चाहोगे? बोले प्रभु अब तो मुझे लालच ही नहीं रह गई, अब तो किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं करता हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं अपने मित्र को देख के ईगो करूँ, ईर्ष्या करूँ, जलन करूँ। अब तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र का व्यवसाय और बड़ा हो जाए और उसके व्यवसाय से मैं खुश रहता हूँ।
तो कहा ऐसा क्यों हो गया? क्या प्रभु आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, मुझे जो भी मेरे व्यवसाय से फ़ायदा होता है उस फ़ायदे से मैं अपने घर के खाने के अलावा, अपने दिनचर्या के अलावा जो पैसा ऐसा दान कर देते हैं, सारा मोह माया मेरा ख़त्म हो गया, मेरी लालच ख़त्म हो गई है। इसलिए मुझे चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, कोई लालच लोभ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अब किसी को नहीं जलता हूँ। प्रभु आप जो कहिए वो करने को मैं तैयार हूँ। तो हमने इसलिए इस स्टोरी को शेयर किया कि ये उस व्यक्ति को जब जानकारी हो गई, जब ज्ञान हो गया, जब उसको पावर, अपने ज्ञान के पावर का एहसास हो गया, शक्ति का एहसास हो गया, तो एकदम नॉर्मल हो गया। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, किसी को देख के जलन नहीं करता था, जो अपने थे उनकी भी तरक्की में खुश होता था। एक समय था कि अपने ही मित्र की तरक्की से इतना ज़्यादा वो परेशान हो गया था कि उसको मारने तक की ठान लिया था। वही उसी समय की सिचुएशन था कि जिसको वो नहीं जानता था उसके व्यवसाय से खुश होता था, और जिसको वो जानता था उसके व्यवसाय को बढ़ते हुए देख के उसको जलन होती थी। लेकिन एक ज्ञान मिल जाने के बाद, अपने ज्ञान की शक्ति को पहचानने के बाद उसके अंदर एक अलग बदलाव आया और वो पुनः पॉजिटिव हो गया और पुनः एक व्यापार खड़ा किया। उस व्यापार से कमाई जो होती थी वो लोगों के बीच में दान करता था और उसका ब्रेन बहुत बड़ा हो गया, वो बड़े लेवल पे सोचने लगा और आगे चल के फिर पुनः बड़ा व्यापारी हुआ। तो बड़ा व्यापारी होने के लिए ज्ञान की शक्ति के साथ साथ ज्ञान को पहचानने की भी ज़रूरत है। उस ज्ञान की पहचान के साथ साथ आपको लोगों की मदद भी करना पड़ेगा। लोगों के फायदे के लिए आप काम करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर लोगों को परेशान करने के लिए आप काम करेंगे तो कभी ना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ना आपका बिजनेस बढ़ेगा, ना आपका व्यवसाय बढ़ेगा, ना आप खुद बढ़ेंगे, ना आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आप मतलब किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहेंगे तो शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका पर्सनालिटी, आपकी पर्सनल पर्सनालिटी ही आपको प्रूफ करती है। पर्सनालिटी का अगर दो भाग में हम संधि विच्छेद करते हैं, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी, तो पर्सनल रियलिटी जो होती है वही पर्सनालिटी होती है। तो आप पर्सनल, आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं, पर्सनल आप लोगों के लिए कितना काम करते हैं, लोगों के फायदे के लिए कितना काम करते हैं, ये सब आपके ज्ञान की शक्ति पे निर्भर है। ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा, ज्ञान जब तक आप अर्जित नहीं करेंगे, ज्ञान जब तक आप हासिल नहीं करेंगे, आप बहुत बड़ा सोच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ करना भी चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको दूसरे के फायदे के साथ साथ, दूसरे के विकास के साथ साथ, दूसरे की खुशियों के साथ साथ सब कुछ बड़ा सोचना है। जब सब तरह से आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे तभी आप बड़े व्यवसायी होंगे, बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े पॉलिटिशियन होंगे, बड़े पर्सनालिटी वाले होंगे। अभी ये जो स्टोरी हम लोग आपस में शेयर कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे, इस स्टोरी से हमने ये सीखा, इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी कोई आपका अपना अगर सफल होता है तो उसकी सफलता में एक कदम आप भी अपना जोड़िए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो व्यक्ति सफल था और उस सफल व्यक्ति से उसने पैसा लेके अपना नया बिजनेस खड़ा किया और अपने ही बिजनेस में पर डे ध्यान देता था और अपने दोस्त को अपने दोस्त की तरह देखता था, तो अपनी सारी गतिविधियों को, अपने व्यापार की सारी बातों को अपने मित्र से शेयर करता था कि मेरा ये प्रॉफिट हुआ, इसका नतीजा ये हुआ, इसके पैसे से हमने गाड़ी खरीदी, इसके पैसे से हमने बंगला खरीदा। तो वो दूसरा जो सफल व्यक्ति था, जो सफल बिजनेसमैन था, उसको देख के जलने लगा। तो जलने से क्या हुआ कि वो अपने काम पे फोकस उसका कम हो गया, उसके काम पे ज़्यादा हो गया। तो जब स्वाभाविक है कि जब आप अपने काम पे फोकस कम करेंगे तो आपका काम तो दिन पे दिन नीचे भी चला जाएगा ना। तो जब आप दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं, वो भी निगेटिव वे में ध्यान देते हैं, तो प्रकृति आपका साथ देना छोड़ देती है। जब आप पॉजिटिव वे में उसका साथ दिए होते तो शायद आपका धंधा भी आगे बढ़ता और वो जो सफल बिजनेसमैन बन रहा था वो भी आपको सपोर्ट करता और दोनों लोग मिलके एक मजबूत बिजनेसमैन बन जाते और उस शहर में शायद आप पहले पायदान पे आ जाते, जिसको सक्सेस में एक नाम मिलता है, एक इज्जत मिलती। लेकिन इस स्टोरी से एक चीज़ हमने देखा कि अमूमन यही होता है, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि जब भी उनका अपना खुद का व्यक्ति, खुद का दोस्त, खुद के लोग जब सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने लगते हैं तो उनकी प्रशंसा न करके उनकी बुराई शुरू कर देते हैं। बुराई करने से आपको पीछे ही जाना है, अच्छाई करने से जब आपको आगे जाना है तो अच्छाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों किसी की बुराई करते हैं? बुराई करने से क्या मिलता है? जब अच्छाई करने से आपको कुछ मिलता है तो अच्छाई दीजिए ना, अच्छाई करिए ना, अच्छाई बांटिए ना, बुराई क्यों करते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपने देखा होगी कि आपके लाइफ में जब भी कोई आपका मित्र
अच्छा टॉप कर जाता है, अगर उसका रिजल्ट आया, आपके ही साथ पढ़ता था, आप ही क्लास में, उसका 98% आ गया, आपका 55% आ गया, तो ये आप नहीं देखते हैं कि वो 98% पाने के लिए कितनी मेहनत किया था। आपका अगर 55 उससे 52% या 53% आपका आया है, तो आप अपनी और मेहनत और उसकी मेहनत से कंपैरिजन करेंगे तो आपसे कई गुना ज़्यादा वो मेहनत करता था। तो उसकी मेहनत की नकल मारिए ना। अगर आपको कंपटीशन ही करना तो उसकी मेहनत का करिए ना, उसको देख के जलते क्यों हैं आप? जलने से तो आपको सफलता मिलनी नहीं है, उसकी नकल करने से सफलता मिलनी है। तो उसकी अच्छाइयों का नकल करिए, उसकी सक्सेस का नकल करिए और उसके जीवन से सीखिए और उसके जैसा बनिए। आप देखे होंगे, चाहे आपकी रिश्तेदारी में हों, चाहे आपके दोस्त हों, आपके मित्र हों, आपके गांव के हों, आपके शहर के हों, आपके पड़ोसी हों, किसी तरह का भी आपका संबंध हो, जैसे ही आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करते हैं तो उनको ये लगता है कि यार ये आगे निकलना, वो खींचना शुरू करते हैं। आप देखे होंगे कि आपके ही बगल में अगर कोई बढ़िया बिल्डिंग बनी है तो अनजान व्यक्ति बोलेगा कि यार बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, लेकिन आपका जानने वाले बोलेगा कि पता नहीं कैसे बनाया है, कहाँ से पैसा ले आया है, उल्टा सीधा काम करके ले आया है क्या, मतलब अच्छा ही नहीं बताएगा। आपकी सफलता और आपकी सक्सेस की पॉजिटिव नहीं बताएगा, निगेटिव बताएगा। तो निगेटिव बताने से मिलता क्या है मेरे भाई? जब नेगेटिव बताने से आपके दिमाग में नेगेटिव जाता है तो आप क्यों ऐसा अपने दिमाग को बिगाड़ते हैं? अपनी इस पावर, इस एनर्जी को क्यों खराब करते हैं? इसको खराब मत करिए, इसको अच्छा बनाइए, सफल बनाइए, सफल व्यक्तियों के बीच में जाइए, सफल लोगों से सीखिए। सब कुछ तब आपका अच्छा होगा जब आप अच्छा बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पर्सनालिटी पे ही सब कुछ डिपेंड है, आपके सोच पे ही सब कुछ डिपेंड है। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आप करेंगे। आप ये देखे होंगे कि अच्छा और अच्छाई और अच्छा इंसान सबको पसंद है, लेकिन अच्छाई की रिस्पेक्ट आपने कभी देखा है? किसी अच्छे व्यक्ति की कोई रिस्पेक्ट करता है? नहीं करता है। आप देखे होंगे कि जैसे आप फिल्मों में भी देखे होंगे कि जो विलेन होता है, जो विलेन की रोल करने वाला होता है, उसके पास बहुत बड़ी टीम होती है, बड़े बड़े डोले सोले रख के बड़े बड़े बॉडीगार्ड उसके साथ रहते हैं। वो जहाँ भी जाता है तो लोग सलामी करना शुरू कर देते हैं। और उसी में देखे होंगे कि कोई अच्छा होता है, जो हीरो होता है, वो सिंपल और साधारण व्यक्ति होता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसका बड़ा बिजनेस होता है, कई गुना ज़्यादा उसके नाम होते हैं, लेकिन वो सिंपल रहता है तो उसको लोग सलूट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अच्छाई पसंद है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए अच्छाई ऊपर नहीं आ पा रही है। क्योंकि कि बुराई की रिस्पेक्ट ज़्यादा है समाज में, इसलिए बुराई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अच्छाई, अच्छे लोग, अच्छाई सबको पसंद है, उसकी रिस्पेक्ट जिस दिन हम लोग करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन अच्छाई बढ़ने लगेगी। एक बार की बात है कि मैं एक शादी में, समारोह में मैं गया हुआ था, तो काफ़ी मित्र लोग वहाँ मिले। तो उन लोगों ने कहा कि यार भैया आप तो बड़े सिंपल में रहते हैं, सीधे से आधे हैं, साधारण ढंग से बैठते हैं और सब लोगों से मिलते फिर चले जाते हैं, और आप ही के पोजीशन पे, आप ही के लेवल पे, क्योंकि मैं प्रमुख भी रह चुका हूँ चोलापुर का, तो मैं प्रमुख की हैसियत से वहाँ गया था। तो वहाँ पे लोगों ने मुझसे कहा कि आप भी प्रमुख हैं, आप बड़े सिंपल स्वभाव से रहते हैं सर, आपको देखने से लगता नहीं कि आप किसी मतलब ब्लॉक के प्रमुख हैं, इस पोजीशन पे हैं। तो हम क्या यार, मेरे इस स्वभाव को लोगों ने पसंद किया, इसलिए मेरा जो स्वभाव है आपके सामने है। तब तक उसी महफिल में, उसी शादी समारोह में एक प्रमुख जी और आने लगे, और उनके पास 10-12 ठो असलहा वाले थे, बंदूकधारी थे, वो पूरा काफिले के साथ आ रहे थे। तो उसी समय जो लोग बोल रहे थे, बोलिए देखिए वो भी प्रमुख आ रहे हैं, उनकी पोजीशन देखिए, आप तो एकदम साधारण ढंग से रहते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, उनको आने दीजिए, तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनके और हमारे में अंतर क्या है, अब पब्लिक क्या सोचेगी हमारे और उनके विषय में। तो जैसे ही आके वो मेरे पास बैठे, तो भाई मैं भी प्रमुख, वो भी प्रमुख, तो एक दूसरे को लोग जानते थे हम दोनों लोग। तो हमने पानी वानी वो पीने के बाद हम जब खाली हुए तो हम आपस में बात करने लगे, और उनसे बोले प्रमुख जी से कि प्रमुख जी अभी आपके आने से पहले हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि आप एक प्रमुख हैं, एकदम साधारण ढंग से रहते हैं। एक देखिए वो प्रमुख आ रहे हैं, 10 ठो बॉडीगार्ड उनके साथ हैं, गाड़ी हैं, असलहाधारी हैं, काफ़ी लोग हैं, तामझाम से आ रहे हैं। तो भाइयों आप ही लोग मुझसे कह रहे थे, उन लोगों से बोले भैया आप लोग कह रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जिस दिन मैं इनके स्वरूप को अपना लूँगा, मेरे पास असलहाधारी हो जाएंगे, मेरे पास बॉडीगार्ड हो जाएंगे, मेरे पास ये तामझाम हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि यार देखिए प्रमुख होते ही बदल गए, अब इनका तो पूछना ही नहीं है, अब इनके पास टेलर हो गया, बंदूक वाले हो गए, ये हो गए, वो हो गए, अब तो भाई अब तो किसी को पहचानते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मेरे जैसे
लाइफ को अपना लेंगे, ये एकदम साधारण हो जाएंगे, तो यही पब्लिक, आप ही लोग बोलने लगे कि लगता है कि सारा खेला खत्म हो गया इनका, सारी औकात पे आ गए। तो उनका जो स्वभाव है उसको आप उस रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं, मेरा जो स्वभाव है मुझे उस रूप में एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो लोगों की मजबूरी बन जाती है कि वो परेशानियों के दौर में होते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं। स्वभाव को न छोड़ना, अपने को न बदलना ही उनको डुबा देता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम जो बुराई है उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और अच्छाई पसंद ज़रूर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जिस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं होती है वो समाज से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी इज्जत करिए। इज्जत देने से ही वैसा लोग बनना शुरू कर देते हैं। हम बुराई को रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, हम ताम झाम को, दिखावे को, टेलर को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए नई जनरेशन मेरी आ रही है उसको लगता है यार इस टाइप के लोगों को लोग पसंद करते हैं, इसका मतलब इस जैसा बनना है। ये जो दिमाग उस तरह की चीज़ों को सोच लेता है और वो भी आने वाले समय में सोचता है कि टेलर बनाऊँ, 4 ठो बॉडीगार्ड मेरे पास हों, 4 ठो गाड़ियाँ मेरे पास हों, ऐसे तामझाम बना के चलूँगा। तो वैसे रूप को अपनाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जब बहुत फिजूल खर्ची बढ़ जाती है तो इंसान क्या करता है, गलत काम करने लगता है, गलत रास्ते पर चला जाता है, उल्टा सीधा पैसा कमाना शुरू कर देता है, लोगों का शोषण करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है, धीरे धीरे उस दलदल में फंस जाता है। और जब उसको एक ज्ञान होता है कि यार हम तो गलत रास्ते पर चले आए, तो काफ़ी दूर निकल जाता है वो। जब उसको ये एहसास होता है कि जो रास्ता हमने अपना लिया ये तो बड़ा गलत है, इससे तो हम बाहर नहीं निकल सकते, उस समय काफ़ी लेट हो चुका रहता है। क्योंकि जब आदमी किसी दलदल में फंस जाता है तो उसमें निकलने में भी उसके लिए हानि ही है, उसकी क्षति ही है। तो मेरे भाइयों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग समाज को अगर अच्छा रूप देना चाहते हैं, समाज में अच्छे चीज़ों की स्थापना करना चाहते हैं, अच्छे लोगों की स्थापना करना चाहते हैं, अच्छाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो हर सरल सज्जन और अच्छे व्यक्ति की रिस्पेक्ट करिए, सफल व्यक्ति की रिस्पेक्ट करिए, दिखावे वाले की रिस्पेक्ट मत करिए। उसकी इज्जत उतना करिए जितनी उसको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं तो आपके किए हुए कार्यों से नए बच्चों के ऊपर बड़ा असर पड़ता है और वो जब देखते हैं सीखते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं। और जब आप बुराई की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको लगता है यार बुरे आदमियों की बड़ी इज्जत होती है। उनको ये नहीं पता ये बुरा है, उनको ये पता कि इस तरह के लोगों की इज्जत ज़्यादा होती है, इसलिए उस तरह का वो बनने लगता है। तो जब वो गलत तरीके के लोगों को देखने से, रिस्पेक्ट करने से जब गलत तरीके का बनने लगेगा तो बताइए तब तो बुराई ही पड़ेगी ना, अच्छाई कहाँ से पड़ेगी। तो अच्छाई को बढ़ाने के लिए अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे कार्यों का, अच्छे लोगों का रिस्पेक्ट करिए, अच्छाई अपने आप बढ़ जाएगी। बुराई को ख़त्म करना है तो बुराई की रिस्पेक्ट कम कर दीजिए, अपने आप बुराई खत्म हो जाएगी। पहले के समाज में कोई बलात्कारी होता था, कोई मर्डरिस्ट होता था, कोई चोरी कर लेता था, उसको लोग अवॉइड करते थे, उसके पास नहीं बैठते थे, उसको देखते ही रास्ता बदल लेते थे कि यार ये आदमी ठीक नहीं है, इसका समाज में बड़ा गंदा प्रचार प्रसार है, इसके व्यवहार खराब है, ये चोरी करता है, ये डकैत है, ये क्रिमिनल है, ये मर्डरिस्ट है। लेकिन आज का समाज आप तो देख ही रहे हैं क्या है। आज अगर किसी का दोस्त क्रिमिनल है तो बड़े ताव से कहता है ये तो मेरे मित्र हैं, फला आदमी को जानते हैं ना। जैसे जिसको समाज पसंद नहीं करता है उस व्यक्ति को बड़े रिस्पेक्ट से और बहुत जोश में, बहुत एनर्जी के साथ बोलते हैं कि फले आदमी से मेरे रिश्ते हैं, वो बहुत पुरानी रिश्तेदारी है मेरी, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसी व्यक्ति का कोई सरल सज्जन व्यक्ति होगा, अच्छे लेवल पे होगा, वो उसका कभी नाम नहीं लेगा, कभी नहीं बताएगा कि वो मेरे रिश्तेदार हैं या वो मेरे मित्र हैं या उनसे मेरे संबंध है। तो जब बुराई को आप इतने ऊर्जा के साथ बताते हैं तो सामने वाले को लगता है ना इसका मतलब कि इसमें आप ताकत ज़्यादा है, इसलिए वो उस रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाता है। जो नई एनर्जी है, जो नई जनरेशन है, वो उसी रास्ते को अपना लेती है जिसकी आप रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। आज हर बुरी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और हर अच्छी चीज़ को आप इज्जत पसंद करते हैं लेकिन इज्जत नहीं देते हैं। इज्जत नहीं देते हैं इसलिए वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो अगर समाज को सुधारना है, समाज में बिजनेसमैन ज़्यादा बढ़ाना है, डॉक्टर बढ़ाना है, इंजीनियर बढ़ाना है, आईएएस बढ़ाना है, पीसीएस बढ़ाना है, हर अच्छे चीज़ों को बढ़ाना, तो उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करिए। क्रिमिनल की रिस्पेक्ट कम करिए और पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा करिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे इंसान बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत आगे जा सकता है। अगर आपको किसी बुरे काम को भी करना है उसमें भी आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट इस पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप
जैसे हमने कहा ना कि क्रिमिनल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो अगर वो क्राइम किया तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उस टाइप के ख्यालात हैं तभी ना। अब उस ख्यालात को हमने इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दिया तो जो न्यू जनरेशन है वो एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि हमने जो किया उसने वो सीख लिया। कहने से कम करने से ज़्यादा सीखते हैं लोग। तो करने से जब वो सीख लिया तो वैसा बन गया। जब बन गया तो आपको खराब लगने लगता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था डेवलप कर दी जो आपको खुद नहीं पता था कि इसके अंदर कैसे डेवलप हो गई। आपने किसी बुरे व्यक्ति का रिस्पेक्ट किया, उसने वो देख लिया तो सीख लिया तो वैसे बनने के लिए वैसे रास्ते पे चलने लगा। जब वैसे रास्ते पे चलने लगा, वो बन गया, तो आपको लगा या तो हमारे बेटा तो गलत हो गया, हमारी नई पीढ़ी तो बेकार हो गई। कहीं ना कहीं कारण आप ही बने, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट ज़्यादा दिया। रिस्पेक्ट किसको दिया? अच्छे व्यक्ति को नहीं दिया, बुरे व्यक्ति को दे दिया। बुरे व्यक्ति को दे दिया तो बुराई आपके घर में आ गई, आपका बेटा बन गया, आपका भाई बन गया, आपका सगा संबंधित बन गया। उसके बाद आपको परेशानियां उसके द्वारा मिलने लगी। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था उसके खिलाफ होने लगी। आपको लगा कि यार हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया, हमारे घर में तो कोई ऐसा था ही नहीं। लेकिन अनजाने में आपने किसी बुराई की रिस्पेक्ट की, वो आपके न्यू जनरेशन में चली गई और वो ऐसा बन गया। तो आपसे हमारा एक संदेश समझिए, हमारी एक निवेदन समझिए कि समाज में अच्छाई की स्थापना करिए। हमेशा दूसरे को देख के खुश हो जाइए। उनके काम में अगर आपसे बन पाता तो एक कदम, एक शब्द, एक स्टेप का मदद करिए। अगर नहीं होता तो खुश तो हो सकते हैं ना, खुश होने में तो कुछ पैसा नहीं लगता है। उनके रास्ते के रोड़े मत बनिए आप। वो आगे जा रहे हैं तो उनको आगे जाने दीजिए। आपके रोकने से वो रुकने वाले ही नहीं हैं, क्योंकि आप किसी को रोकते हैं तो आप खुद रुकते हैं। ये आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप रोकते हैं तो आप अपने विकास को भी रोकते हैं। निकलने वाला तो निकल ही जाएगा, वो कहाँ रुकने वाला है, वो तो जा रहा है। लेकिन आपका जो एनर्जी थी, जो आपकी शक्ति आपके विकास में जाने वाली थी, वो तो खत्म हो रही है। वो तो आप दूसरे को रोकने में लगा रहे हैं। तो दूसरे को रोकने से आप खुद रोक रहे हैं, तो क्यों ऐसा काम करते हो भाई? ऐसा काम करने से क्या मिलता है आपको? तो आप सफल बनिए और सफल होते हुए व्यक्ति को देख के खुश रहिए। हमारे आपसे निवेदन है कि आप अच्छाई की स्थापना करिए, अच्छे लोगों की रिस्पेक्ट करिए, बुराई को अवॉइड करिए, बुरे लोगों की रिस्पेक्ट करना बंद करिए। अपने आप समाज सुधर जाएगा, अपने आप अच्छे लोग आ जाएंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ही द्वारा, हमारे ही द्वारा सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है। यहाँ पे हमको जिस काम के लिए बनाया जाता है उसके हम उस रूप में काम कहाँ करते हैं? हम तो हमेशा गलत काम करने पर आमद रहते हैं। हम शादी विवाह में जाते हैं, हम ऐसे व्यक्ति को अपने घर में दामाद बनाना चाहते हैं जो घुस लेता हो। हम उसकी सैलरी पे नहीं पूछते हैं, हाँ भैया किस विभाग में काम करते हैं? रेलवे में। रेलवे में तो बड़ा अच्छा इनका इनकम होगा, ऊपरी इनकम बड़ा अच्छा होगा। ऊपरी इनकम के लिए आप जाते हैं शादी करने। अगर आपके घर में कोई उस ढंग का काम करता है तो आपको खराब लगता है। आप किसी को जाते हैं घूस देने तो आपको खराब लगता है, घूसखोर है। लेकिन आप रिश्ता बनाने जाते हैं तो उस व्यक्ति को खोजते हैं जिसको सैलरी से मतलब आपकी नहीं, उसके ओहदे से आप जान जाते हैं कि इसकी ऊपरी आमदनी कितनी होगी। जब ऊपरी आमदनी सोच के उससे आप रिश्ता करते हैं तो कोई ऊपरी आमदनी आपसे लेता है तो आपको खराब क्यों लगता है? क्योंकि बुराई को बढ़ावा तो आप ही दिए हैं ना, हम ही ने दिए हैं। जब हम आप बुराई रोक नहीं सकते हैं तो बुराई तो बढ़ती जाएगी ना। तो बुराई को रोकने के लिए आपसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप, क्योंकि आपसे ही सब कुछ, हमसे और आपसे सब कुछ है। समाज की स्थापना, समाज की अच्छाई, समाज की बुराई। सीधे सीधे भाई जब हम रिश्ता खोजने जाते हैं तो नौकरी पूछते हैं। नौकरी पूछते ही मुझे पता चल जाता है कि उसकी नौकरी में कितनी आमदनी ऊपर की है, उसकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो रेलवे में है, अगर वो पुलिस में है, अगर वो मतलब जहाँ पे भी ज़्यादा ऊपरी कमाई होती है, उस विभाग के व्यक्ति से आप जल्दी रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जो ईमानदारी की कमाई से सैलरी उठाता है, उस विभाग के लोगों से आप रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं। और उसके बाद जब समाज में आप जाते हैं, आपसे कोई ऊपरी आमदनी मांगता है तो आपको खराब लगता है। पैदा आप ही ने किया और फिर आपसे ही कोई मांगता है तो आपको खराब लगता है। तो इन व्यवस्थाओं को अगर ख़त्म करना है तो आप रिश्ते को ईमानदारी वाला ढूंढिए, सैलरी वाला ढूंढिए, बिजनेस ईमानदारी से जो करता है उसको ढूंढिए, पॉलिटिकल भी व्यक्ति ईमानदारी से राजनीति करता है उसको ढूंढिए।
इस तरह के लोगों को ढूंढेंगे, इस तरह के लोगों से रिश्ता करेंगे तो अपने आप बुराइयां खत्म हो जाएंगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, ऊपरी आमदनी खत्म हो जाएगी, सब लोग ईमानदारी के रास्ते को अपनाएंगे, सब लोग ईमानदारी से खाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, सारे तरफ सारे समाज में एक अच्छी स्थापना होगी और उसके कारण हम ही आप बनेंगे। बुराई के भी कारण हम ही आप हैं, अच्छाई के भी कारण हम ही आप हैं। तो अगर अच्छा करना है तो अच्छा सोचना शुरू करिए, अच्छा सोचने से ही अच्छा होता है, अच्छा करने से ही समाज अच्छा होता है। सब कुछ अच्छा करना है तो सब कुछ अच्छा करना शुरू करिए, बाकी सब आपके हाथ है। एक मुझे स्टोरी याद आती है एक बाबा जी की। एक बाबा जी थे, एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, उनका बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था। उसी बीच में उसी भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि बाबा आप ढोंगी हो, आप जैसे ही लोग समाज को ख़राब कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की वजह से नस्लें बर्बाद हो रही हैं, नौजवानों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और तमाम प्रकार की बातें, उल्टी साधी बातें, भद्दी भद्दी गालियाँ, बहुत सब कुछ दिए, लेकिन बाबा जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अंत में वो थक के उस सभा से उठ के चले गए। तो जब वो घर गए तो उनकी अपनी गलती का उनको एहसास होने लगा कि यार हम बाबा जी को, वो तो प्रवचन दे रहे थे, वो अच्छी बातों को बता रहे थे, समाज को सुधारने वाली बात कर रहे थे, लेकिन मैंने तो उनको बहुत गाली भी दी, बहुत उल्टा सीधा भी बोला, उसके बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं किए, न मुझे डांटा, न मुझे उन्होंने बोला, कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमने तो उनको बहुत कुछ कहा। तो वो सुबह जब आँख उनकी खुली तो भाग के गए फिर उस बाबा जी से मिलने के लिए। बाबा जी से मिलने गए तो वहाँ देखे तो बाबा जी नहीं थे। तो बाबा जी नहीं थे तो गांव के लोगों से उन्होंने पूछा कि भैया वो जो बाबा जी कल प्रवचन दे रहे थे यहाँ पे, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला तो बाबा जी यार तो वो रोज़ कहीं ना कहीं प्रवचन ही देते हैं, आज इस गांव में रहते हैं, कल उस गांव में रहते हैं, परसों उस गांव में रहते हैं। ऐसे वो गांव में बदल बदल के लोगों को बदल बदल के अपने ज्ञान को बांटते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो ढूंढते ढूंढते वो व्यक्ति बाबा जी के पास पहुँच ही गया और बाबा जी को देखते ही जाके उनके पैरों पर गिर गया और रोने लगा। बाबा जी बड़े आश्चर्य में पड़े और उठाए उसको, बोले बेटा आप कौन हो? वो व्यक्ति भी बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि यार अभी कल बाबा जी को हमने बहुत उल्टा सीधा बोला, पूरी सभा में इनको बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं। बोले बाबा आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं क्या? बोले नहीं बेटा मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ। कहा अरे जो कल मैं आपको सभा में और प्रवचन करते हुए हमने आपको उल्टा सीधा बोला था, बद्दी बद्दी गालियाँ दी थी, मैं वही हूँ। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा जी ने कहा बड़े ईजी वे में बोला कि अच्छा अच्छा आप वही हो, अभी आप कल से वहीं पड़े हुए हो? तब से तो एक रात बीत गई, एक दिन बीत गया, आज शाम हो गई और हमारी सभा बदल गई, हमारे लोग बदल गए, हमारे प्रवचन करने का तरीका बदल गया, हमारे प्रवचन का चैप्टर बदल गया, सुनने वाले बदल गए, अभी आप वहीं अटके हुए हो। यार आप अपने लाइफ में क्या कर पाओगे? आप तो अभी 24 घंटा पीछे हो, 24 घंटे में एक रात और एक दिन बीत गया, लोग बदल गए, भाषा बदल गई, प्रवचन बदल गया, लेकिन आप वहीं हो, तो आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो? तो बोले मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। बोले बेटा मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि आपने मुझे कुछ कहा, जब मुझे कुछ याद ही नहीं तो माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक, अगर आपको एहसास हो गया कि हमने गलती की तो मेरी तरफ से माफ़ी है, लेकिन आप अगर लाइफ में सफल होना चाहते हो तो आप जो चीज़ें जहाँ सुनते हो, जहाँ बोलते हो वहीं छोड़ दो, आगे फिर वैसी गलती ना हो, ऐसी व्यवहार को दोहराया ना जाए। इसके लिए आप निश्चिंत हो कि आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का एक ही संसाधन है कि जिस काम को जहाँ करिए उस अगर अच्छाई है तो अच्छाई से सीखिए, अगर बुराई है तो दोबारा वैसी बुराई ना हो, उसको देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िए, तभी आपका विकास हो सकता है, वरना कभी आप न विकास हो सकता है आपका, न आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा एक ही संदेश है, बाबा जी ने कहा कि जो व्यक्ति जैसा रहता है उसका परिणाम उसको ही भुगतना पड़ता है। आप अगर अच्छा करते हैं, अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज में अच्छे संदेश देना चाहते हैं, तो आप निरंतर करते रहिए। आपको ये छोटी मोटी बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपको सम्मान पे चोट पहुंचेगी, आपको रोका जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा, आपको बैठाया जाएगा, लेकिन आप इन सबों की परवाह बिना किए निरंतर अगर अच्छे बातों से लोगों को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे ही बढ़िए। पुरानी बातों को छोड़ के
निरंतर आप आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन कहीं भी रुकने वाला नहीं है। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे आपका जीवन चल रहा है, और जीवन हर उस जगह पे पहुंच सकता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस कहानी से और उस व्यक्ति से यही देखने को मिला कि उस कहानी में उस व्यक्ति ने इतना बुरा भला बाबा जी को कहा, लेकिन बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और निरंतर वो प्रवचन का कार्य करते रहे, लोगों को अच्छा संदेश देते रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। जब उस व्यक्ति को गलती का एहसास होता है, अपनी गलती की माफ़ी मांगने आता है, तब भी बाबा जी को याद नहीं रहता कि यही व्यक्ति था, कि कौन व्यक्ति था। इसलिए आप भी बुराइयों को बिना ध्यान देते हुए, अपने सक्सेस में हमेशा ध्यान देते हुए आगे तरफ बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामना है। ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही हम आपको कुछ न कुछ नया बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा हूँ या जो भी कुछ करता हूँ, किसी न किसी को देख के ही किया हूँ। किसी न किसी की स्टोरी से, किसी न किसी की कहानी से ही प्रभावित होके उस टाइप के रास्ते को अपनाया हूँ, ऐसे करता रहता हूँ और वही बताता रहता हूँ आप लोगों को। मैं एक बार की बात है, एक किसान परिवार के में 3 बच्चे थे और उनके पिताजी खेती ही करते थे, खेती से ही उनकी आय होती थी। खेती से ही अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों को व्यवस्थाएं देना और घर के खर्चे देखना, रिश्तेदारों का खर्चा देखना, एक किसान के लिए कितना समझ लीजिए कि लोड होता होगा कि जिसके घर में 7-8 बच्चे पढ़ने वाले हों और उसके पास आमदनी का स्रोत सिर्फ खेती हो। खेती से अब क्या कर सकता है? खेती से अपने बच्चों को फीस देगा कि अपने बच्चों को कपड़े देगा कि अपने बच्चों को लाइफ स्टाइल में ले आने के लिए सोचेगा? ऐसा कुछ सोच सकता है? किसान परिवार बेचारा जो सबको खिलाता है वो अपने खाने के लिए खुद परेशान रहता है। अगर किसान न होता तो शायद हम सारे लोग पैसे न खाते। किसान की ही मेहनत से आज जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, किसान की मेहनत, और हम लोग अपने मेहनत से पैसा कमाते हैं। उस पैसे से जब भी कुछ खरीदते हैं तो किसान मुझे पैदा करके देता है। तो एक किसान की स्टोरी मुझे याद आती है कि उसके बच्चे 3 बच्चे थे और 4 बेटियां 3 बेटी थी। 3 बेटे और 4 बेटियां थी और वो अपने खेती से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। परिवार उनका बड़ा था और भाई भी थे उनके पास। एक समय ऐसा आया कि परिवार को एक दूसरे से दूर होना पड़ा कि घर में शांति बनी रहे। तो वो किसान जो थे वो अपने बच्चों को लेके अपने जो मूल गांव था उससे कुछ दूर चले आए। वहाँ पे जब आए तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, मड़ई थी और कच्चा घर था। मड़ई आप देखे होंगे कि वो घास फूस का बनता, उसी में लेके वो रहते थे और अपने बच्चों को खेती से कभी जोड़े नहीं। वो अपने बच्चों को क्या करते थे, सिर्फ पढ़ाने के विषय में सोचते थे कि हमारे बच्चे पढ़ें और इस खेती में इनका जीवन न ख़त्म हो जाए। इसलिए वो आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते थे। हमने उनको देखा कि वो रात दिन मेहनत करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते थे, कपड़े खरीदना, बुक खरीदना, एडमिशन कराना। उसी बीच बीच में उनके ऊपर हम देखते थे कि कभी किसी रिश्तेदारी में शादी पड़ जाती थी, कहीं पे कोई घटनाएं हो जाती थी, कोई आ जाता था इमरजेंसी में 2-4-5 हज़ार रुपये मांगने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो हमने देखा था कि उस समय जब ये सब चीज़ें जब मैं देखा उस समय, क्योंकि मेरे सामने की घटना है, हम उस स्टोरी को, रियल स्टोरी भी मैं जानता हूँ, उसको मैं देखा हूँ अपनी आँखों से। तो जब जीवन चलने लगा और किसान अपना स्ट्रगल लाइफ जी रहे थे और अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते एक समय जब कहीं से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता तो बड़े गुस्से में आते थे, अपने बच्चों को खूब डांटते थे, अपने बच्चों को गाली देना, मारना पीटना और अपनी बीवी को गाली देना। तो हमने ये देखा कि जब आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो लोगों को तो बोल नहीं सकता, लोगों को तो गाली दे नहीं सकता, तो क्या करता है, अपने बच्चों को डांटता है, अपने बीवी को डांटता है, अपने घर में ही डांटता है और अपनी भड़ास को निकाल के अपने दिमाग को शांत करता है। और जो उसका लोड डांटने से कम नहीं होता है, लेकिन बोलने से उसको लगता है कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अब मेरी सारी समस्या ख़त्म हो गई है। तो तब मुझे जब हम वो चीज़ों को जब देखा, तो जब हम सक्सेस की तरफ में बढ़ रहे थे, मेरे ऊपर जब प्रेशर आता था, तो उन चीज़ों को देखने पे लगता था मुझे कि यार वो आदमी इसलिए अपने परिवार के लोगों को गाली देता था, मारता था, पीटता था, क्योंकि उसके पास आमदनी का जरिया कम था और खर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो उस खर्चे के लोड से इतना ज़्यादा दब जाता था आदमी को, उसको गुस्सा आती थी। जब गुस्सा आता था तो अपने बच्चों के ऊपर भड़ास निकाल के अपने को रिलैक्स समझता था और अपने काम को फिर निरंतर करना शुरू कर देता था। मैं भी जब बिज़नेस बड़ा होने लगा तो तमाम प्रकार के लोड आने लगते थे,
साइट का लोड, बिजनेस का लोड, आगे बढ़ाने का लोड, पैसे का लोड। तो मुझे क्या होता था कि हम अपने स्टाफ को बिगड़ते थे, डांटते थे, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो। मैनेजर को डांटना, प्रोजेक्ट मैनेजर को डांटना, इंजीनियर को डांटना, साइट पे जाके चिड़चिड़ापन होना। तो उसके बाद ये ध्यान होता था कि यार वो जो किसान था, जब हम बचपन में उसको देखे थे, वो भी व्यक्ति इसी टाइप का था कि उसको जब उसके ऊपर लोड आता था, तमाम प्रकार की समस्याएं जब आती थी तो अपने घर में ही डांट के भड़ास निकाल लेता था। तो उन चीज़ों से हमने सीखा और अपने को फिर शांत माहौल में ले आने के लिए वो जो किसान की बातें थी वो मेरे जीवन में बड़ा काम की। और हम अपने को शांत करने के लिए कि डांटने से, इरिटेशन होने से, किसी को बिगड़ने से माहौल ख़राब होता है। माहौल ख़राब होता था, जिस स्पीड पे हम आगे जाना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि उससे सीख लेते हुए, उस किसान परिवार से सीख लेते हुए अपने में बदलाव ले आए और अपने सिस्टम को एक सिस्टमेटिक, अपने बिजनेस को सिस्टमेटिक करते हुए एक सिस्टम में ले आए कि मेरे ऊपर लोड कम रहे, उस लोड को सिस्टम में बांट दें और सिस्टम काम करना शुरू करेगा तो हम लोग रिलैक्स रहेंगे। रिलैक्स मन से हम सोचेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे। वही हुआ हम लोगों के साथ कि उस स्टोरी से सीखते हुए हमने अपने को सिस्टम बनाया, सिस्टम बना के और आगे का काम हम करना शुरू किए। उसी दौरान, उसी स्टोरी में जब उस जगह पे एक बार मैं निकल रहा था, एक रास्ते से, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत लोगों को पढ़ते हुए देखा था, तुमको भी मैं देखूंगा। तो मुझे वही स्टोरी याद है, उनकी बातें मुझे बड़ी ख़राब लगती थी। तो जब भी मैं कभी उस रास्ते से गुजरता था तो वो यही कहते थे कि यार बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, तुमको भी मैं देखूंगा कि कितना आगे जाते हो। तो कुछ दिन बाद जब उनकी बातें मुझे ये लगने लगा कि आखिरकार ऐसा ही क्यों कहते हैं कि यार मैं बहुत लोगों को बड़ा देखा हूँ, उन लोगों की हालत ख़राब हो गई, वो ज़मीन पे आ गए, ये है वो है। तो मुझे उनकी बातों से सीखने को ये मिला कि ये आखिरकार जो व्यक्ति बहुत सफल हुआ था वो पीछे कैसे हो गया, ये फेल कैसे हो गया। तो उनकी इस नेगेटिव बातों से मैंने पॉजिटिव निकाला और जाके उन लोगों का अध्ययन करना शुरू किया जो बहुत ज़्यादा सक्सेस थे, अचानक वो फेल हो गए। तो हमने उससे ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम वो जाके उन लोगों के घर को सर्च किया और उन लोगों के विषय में जानकारी हासिल की तो मुझे ये मालूम हुआ कि उनके धंधे, उनके बिजनेस व्यवसाय इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने अपने धंधे को नेटवर्किंग में नहीं ले आया था। वो अपने धंधे को अपने तक सीमित रखे थे, अपने व्यवसाय को अपने तक सीमित रखे थे। जब वो चले गए इस दुनिया से तो उनका व्यवसाय कहीं भी किसी को जानकारी नहीं थी और उनका व्यवसाय भी उन्हीं के साथ चला गया। तो उनकी बुराइयों से हमने अच्छाई को निकाला और अपने बिजनेस का हमने नेटवर्किंग किया कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा व्यवसाय चलता रहे, मेरे लोग, मेरी कंपनी, मेरी टीम, मेरे मैनेजर, मेरे सुपरवाइजर, मेरे वर्कर, उनको कभी काम की दिक्कत ना हो और वो निरंतर काम करते रहें। तो अगर आप ज्ञान जब लेना चालू करते हैं ना, जब पॉजिटिव वे में सोचते हैं ना, तो हर कमियों से आप अच्छाई निकाल ही लेते हैं। उस बुजुर्ग की बातों से हमने अच्छाइयों को निकाला और सर्च किया तो सर्च में ये निकला कि जो व्यक्ति बिजनेस में फेल हुआ वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने अपने बिजनेस का विस्तार नहीं किया और अपने बिजनेस को अपने अलावा किसी को बताया नहीं, उसकी कोई नेटवर्किंग नहीं की, इसलिए वो फेल हो गया। जब फेल हो गया तो वो उसके परिवार वाले मजाक बन गए, समाज ने उनको मजाक बना दिया कि यार एक ने बनाया, बाकी लोगों ने बेच के खा डाला। ऐसा कुछ नहीं किया था, बाकी लोग भी बनाना चाहते थे लेकिन बाकी लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला। कोई जो रास्ता सिखाने वाला था वो दुनिया छोड़ के चला गया। जब दुनिया छोड़ के चला गया तो जो बनी बनाई विरासत थी अपने व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को लेवल पे लेने के लिए, उनको क्या था कि उसी को बेच के खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं निकला और धीरे धीरे वो सारी व्यवस्थाएं उनकी ख़त्म हो गई जो इस बिजनेसमैन ने बनाया था। इसलिए मैं आपको इस कहानी से एक बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई व्यवसाय करिए, कोई बिजनेस करिए, कोई सिस्टम डेवलप करिए तो उसका एक नेटवर्किंग, एक सिस्टम बनाइए, क्योंकि जब सिस्टम काम करता है तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो जब आप बहुत स्ट्रगल करके किसी व्यवस्था को जब बड़ा कर लेते हैं तो उस व्यवस्था को एक सिस्टम में ले आइए। वो सिस्टम एकदम इस ढंग से बनाइए कि आप रहें या ना रहें, आपके न रहने के बाद भी वो सिस्टम चलता रहे और काम अच्छे से होता रहे और दिन पे दिन बढ़ता रहे। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं। क्यों बढ़ती जाती हैं? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया। जब सिस्टम डेवलप हो जाता है तो वो सिस्टम काम करता है, इंसान नहीं काम करता है। आदमी आता है और चला जाता है लेकिन वो सिस्टम कंटिन्यू चलता रहता है और निरंतर ऊंचाइयाँ वो छूता रहता है, वो कंपनी निरंतर आगे बढ़ती रहती है। एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही एक दिन JMS इंग्लिश एकेडमी है, उस एकेडमी पे गया था। तो वहाँ पे हमने देखा कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा बड़ी अच्छी हो रही थी
ये स्कूल बड़े अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। वहाँ टीचर अपने काम के प्रति बड़ा जिम्मेदार और बड़े वफादारी से काम कर रहे थे और अपने बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें डालना चाहते थे जो उनके अंदर अच्छाई थी। उसी बीच में धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ और कोरोना जैसी व्यवस्था व्याप्त हो गई और महामारी व्याप्त हो गई और सारे लोग घर के अंदर हो गए, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया। तो उस एकेडमी पे एक दिन मुझे बुलाया गया। एकेडमी के प्रिंसिपल साहब और वहाँ के टीचर लोगों ने बुलाया कि हम पेरेंट्स मीटिंग रखे हुए हैं सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार आके आप पेरेंट्स से मिल लीजिए। तो मैं पेरेंट्स से मिलने गया तो वहाँ पे हमने उनका स्टेटस देखा कि ऑनलाइन बच्चे कितने पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते हैं। तो हमने जब देखा तो उसमें किसी क्लास में 50 बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, किसी में 60 बच्चे जुड़े हुए हैं, किसी में 30 बच्चे जुड़े हुए हैं, किसी 40 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये संख्या उन लोगों की काफ़ी, हमने देखा कि हर क्लास में लगभग 50, 40, 30 करके बच्चे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो उसमें बड़े कम बच्चों की संख्या रहती है। ये सब हमने देखा कि क्लास में बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं लेकिन क्लास करने वालों की संख्या, ऑनलाइन क्लास करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो हमने वहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात की, प्रिंसिपल से बात की, मैनेजमेंट से बात की। तो हमने पूछा कि इतने बच्चे जुड़े हुए तो इतने कम क्लास क्यों करते हैं बच्चे। तो मैडम लोगों ने कहा कि पेरेंट्स इसलिए बच्चों को कम कनेक्ट कर पाते हैं कि उनके पास जब फ़ोन जाता तो बोलते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को क्लास नहीं करवा पाता हूँ। और कुछ इसलिए नई क्लास करवाते हैं कि उनको लगता है कि ऑनलाइन क्लास कराएंगे हम तो हो सकता है फीस मांगे स्कूल वाले। तो हमने बोला कि क्या ये लोग जो ऑनलाइन क्लास करवाने में फ़ीस का बहाना करते हैं या मोबाइल का बहाना करते हैं, इन लोगों की फ़ीस जमा है कि नहीं जमा है। तो उन्होंने बोला नहीं सर, कोई फ़ीस नहीं जमा करता क्योंकि रूरल एरिया में स्कूल पढ़ता है तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि ये पढ़ाई में जो हम पैसा दे रहे हैं, जो शिक्षा दीक्षा में पैसा खर्च कर रहे हैं, वो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है, ऑनलाइन बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो हम उन लोगों से फिर जाके डायरेक्ट जब पेरेंट्स से बात करने लगे तो पेरेंट्स से हमने बोला कि जैसे किसी भी काम को जैसे आप लगातार करते हैं, तो चाहे वो मोबाइल के माध्यम से आप जुड़ के करते हों, चाहे ऑनलाइन जुड़ के करते हों, चाहे आप ऑफलाइन में करते हों, क्लास में आगे करते हों, एजुकेशन संबंधित ही बात है तो एजुकेशन को ही लेके मैं बोल रहा हूँ। अगर उन सारे कनेक्शन को जो कनेक्टिविटी है, चाहे मोबाइल या ऑनलाइन या डायरेक्ट आप कनेक्ट हैं, उसमें से अगर सारे कनेक्शन आपके बंद कर दिए जाएं तो जो कुछ भी आप सीखे होंगे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे थे उस स्कूल के। तो हमने पेरेंट्स से डायरेक्ट जो बात की, जब पेरेंट्स को बुलाया गया तो पेरेंट्स जहाँ 600-700 की संख्या में आना चाहिए वहाँ 100 की संख्या में आए हुए थे। तो वो वही पेरेंट्स आए हुए थे जो जिनके बच्चे डायरेक्ट कनेक्ट में थे, जो टीचरों के कनेक्शन से अपने क्लास को करते थे, ऑनलाइन क्लास करते थे, वही गार्जियंस आए हुए थे। तो हम उन लोग गार्जियन से बात किए कि क्या इस जो आप अपने बच्चों को क्लास नहीं करवा रहे हैं इसमें क्या आपकी मजबूरी है। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमको ये देखने को मिला, हमको ये समझने को मिला कि अगर हम इन गार्जियंस को टच में नहीं लेते हैं तो इनका तो भविष्य जो बनना बिगड़ना था ये तो बन गया। ये तो काफ़ी एज हो गई, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई अपनी पूरी ज़िंदगी जी लिया है, कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, कोई अपनी स्ट्रगल लाइफ चला रहा है, कोई अपने बिजनेस व्यापार में मस्त है। लेकिन इस कोरोना काल में सारे कुछ बेकार चल रहे हैं। तो इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसके लिए मुझे वहाँ पे स्कूल में बुलाया गया था कि आप पेरेंट्स को समझाइए कि बच्चे कम से कम क्लास तो करें। तो हमने वहाँ के टीचरों को देखा कि वहाँ के टीचर इतने पॉजिटिव हैं कि फीस भी नहीं आ रही है तब भी वहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हमने उनको बोला कि भाई यहाँ पे तो ये चाहते हैं लोग, मैनेजमेंट के लोग, कि आप फीस दें या न दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के भविष्य की इनको चिंता है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य न खराब हो। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं, जितना जो कुछ भी इनके दिमाग में हम डालते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप देखेंगे कि एक सीधा साधा इंसान किसी गलत जगह पे पहुँचने से एक आतंकवादी का रूप ले लेता है। उस व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आप किसी व्यक्ति को मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में डाल दी जाती है, ऐसे बातें उसको सिखा दी जाती हैं कि उसको इंसान को मारने से ही सब कुछ मिलने की बातें समझ में आती है, इसलिए वो इंसान को मारने को तैयार होता है। उसको यही नहीं पता था कि मैं भी खुद इंसान हूँ, एक इंसान ही दूसरे इंसान को मार के कैसे जन्नत पा सकता है।
तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है, जो एकेडमी चल रही है जेएमएस इंग्लिश एकेडमी, उस छोटे बच्चे को अगर हम शिक्षा से वंचित कर देंगे, ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर देंगे, अगर हम अपने 1000-2000 फीस के चक्कर में उसको स्कूल से रोक देंगे, तो जो कुछ भी सीखा है, पढ़ा है, वो सारी चीज़ें तो उसकी ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप कुछ दिनों बाद स्कूल खुलेगा, माहौल नॉर्मल होगा, तो बच्चे स्कूल आने जाने लगेंगे। तो फिर जब 2 साल जो बच्चा स्कूल से बहुत दूर रहा है, क्या उसको एक बैग फिर आप पढ़ाने के लिए भेजेंगे तो पढ़ना शुरू कर देगा? नहीं पढ़ेगा। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो एकदम जो उसको सीखने की जो प्रवृत्ति थी, जो उसके अंदर कला थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी है। जब नॉर्मल हो गई है तो जैसे बच्चे आपको जब नर्सरी में भेजते हैं, एकदम स्टार्टिंग बच्चा अपने जीवन का करता है क्लास से, तो आप बच्चे को पहुंचाने जाते हैं, फिर उसको टीचर किसी तरह से रोकते हैं, रोक के आज कल परसों धीरे धीरे महीनों लग जाता है उनको रोकने में और सिखाने में। उसके बाद आप फ्री होते हैं अपने बच्चे से कि अब मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा, आने लगा, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब वो रुक के क्लास करेगा, पढ़ेगा। तो वही स्थिति कि अगर 2 साल किसी बच्चे को आप शिक्षा से एकदम रोक देंगे, ऑनलाइन रोक देंगे, मोबाइल से रोक देंगे, कोरोना की वजह से सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो फिर बच्चा क्या दोबारा स्कूल जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि वो सारी चीज़ें भूल रहा है दिन पे दिन। आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या आपके बच्चे को हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो आपसे स्कूल फीस लेगा, ये सब छोड़ दीजिए। उससे कई गुना ज़्यादा आप पैसा इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे के भविष्य पे कितना खतरा होने वाला है ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। तो मैं चाहे जो जहाँ भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जहाँ भी शिक्षा दे रहा है, मैं हर गार्जियन से, हर पेरेंट से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को किसी न किसी बहाने स्कूल से जोड़ के रखिए। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे जूम ऐप हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, किसी तरह से, चाहे वो ट्यूशन ही क्यों ना हो, किसी न किसी बहाने उसको शिक्षा से जोड़ के रखिए। क्योंकि अगर शिक्षा से जोड़ के नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में जो बच्चा कुछ भी पढ़ा लिखा है, जो कुछ भी उसको जानकारियाँ मिली हैं, सब भूल जाएगा और पुनः उस फिर जीरो से शुरू करेगा। और उस जीरो से शुरू करने के लिए आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपके फैमिली को किसी मेंबर को जाना पड़ेगा, वो स्कूल में जाकर रोकेगा, टीचर उसको रोकेंगे। वो क्लास 5 में भी पढ़ने वाला होगा तो उसको लगेगा कि नर्सरी में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि 2 साल 3 साल तक अगर किसी को किसी काम से रोक दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो उसको फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। जब नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा तो वही परेशानियां पुनः हमको दोहराना पड़ेगा जो उसको हम स्टार्टिंग में शुरू किए थे। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स भाइयों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे टीचर्स, सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप बच्चों को किसी भी हाल में कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि उनके जीवन की बात है, उनके भविष्य की बात है। उनके भविष्य को अगर आगे ले जाना है तो आप उनके प्रति समर्पित रहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उनकी लाइफ के लिए कर रहे हैं, वही आपका भविष्य बनेंगे। जब उनका जीवन अच्छा होगा तो आपका जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। जब उनके जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी तो आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। जब अभी से उनको हम हर चीज़ों से वंचित रखेंगे तो फिर बाद में वही परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी जो बचपन के बाद हम नर्सरी से शुरू किए थे। तो अगर कंटिन्यू उनके ज्ञान को बढ़ाना है, कंटिन्यू उनको आगे शिक्षा में लेके जाना है, तो उनको किसी न किसी बहाने शिक्षा से जोड़ के रखिए। उनके जीवन की बात है, उनके भविष्य की बात है। इससे ज़्यादा हम आप लोगों को कुछ नहीं बता पाएंगे। यही चीज़ें हमने जाके जेएमएस इंग्लिश एकेडमी में बताई थी, जो आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहा हूँ। तो आप भी किसी न किसी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे, तो उस स्कूल में आप उस बच्चे को कनेक्ट करके रखिए, उस टीचर से जोड़ के रखिए, जो टीचर उनको पढ़ाते हैं उस एकेडमी से जोड़ के रखिए, जो जिस एकेडमी में आपके बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि उस एकेडमी से जैसे ही आप अपने बच्चे को डिस्कनेक्ट करेंगे, उसकी सारी यादें भूल जाएंगे और सब कुछ वो भूल जाएगा। फिर दोबारा आपको उसी काम को करवाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर कंटिन्यूटी टूटी तो भविष्य खतरे में है। अगर आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल है। आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा और बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। धन्यवाद।
और एक चीज़ हमने जो जब पेरेंट्स की एक कंप्लेन थी कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो हमने ये देखा कि आप भी ये देखे होंगे कि कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में मोबाइल ना हो। लेकिन हर घर में इंसान के पास इतना फालतू समय पड़ा हुआ है कि वो अपने समय को फेसबुक व्हाट्सएप में बेमतलब का बिता रहा है। उसको ये नहीं पता कि जो समय मैं बेमतलब का बिता रहा हूँ उसी समय में मेरे बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अगर हम फेसबुक व्हाट्सएप देखना कम कर देंगे तो हमारा बच्चा आसानी से पढ़ लेगा और वो जो अपने जीवन में बनना चाहता है, करना चाहता है, वो कंटिन्यू उसका चलता रहेगा। और आने वाले समय में जब स्थितियां नॉर्मल होगी, स्कूल खुलेगा, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और वो आसानी से बातों को पकड़ लेगा और आगे करता रहेगा। तो पेरेंट्स से मेरा एक निवेदन है कि जो पेरेंट्स अपने मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो फेसबुक व्हाट्सएप पे फालतू चीज़ों को देख रहे हैं जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, उस समय को बचाते हुए अपने मोबाइल का उपयोग करें और अपने बच्चों को मोबाइल से कनेक्ट करते हुए स्कूल से कनेक्ट करें और अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास करने के लिए 1-2 घंटे के लिए बैठाएं। आप खुद ले जाके उनको बैठाएं कि नहीं आपका क्लास चल रहा है, चल के आप क्लास करो, क्योंकि अगर आप क्लास नहीं करोगे तो मैडम हमको कंप्लेन करेंगी, मैडम को कंप्लेन करेंगी तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि बच्चा आपका क्लास भी करेगा, आपके मोबाइल का सदुपयोग भी होगा, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, बच्चे का भी भविष्य खतरे से बाहर रहेगा और आने वाले समय में जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बच्चा पॉजिटिव रहेगा। ऐसे जब वो शिक्षा से दूर रहेगा, शिक्षा से डिस्कनेक्ट रहेगा, तो फालतू की बातें उसके दिमाग में आएंगी, नेगेटिव ख्यालात आएंगे, गलत संगत में जाएगा, गलत उठना बैठना, फालतू लोगों से मिलना, फालतू लोगों से बात करना, तो कहीं ना कहीं उसका सारा शिक्षा से ध्यान हट जाएगा और फिर जब दोबारा स्कूल में आप भेजेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपने समय और अपने मोबाइल का सदुपयोग करते हुए अपने बच्चों को ऑनलाइन कनेक्ट करिए। आप किसी भी स्कूल में पढ़ाते हो, कहीं भी पढ़ाते हो, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, धैर्य के साथ काम करना पड़ता है। वही धैर्य ही हमको मजबूत और हमारे भविष्य को आगे ले जाता है। ये हमारे जो संदेश थे हमने आपको बताया। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, आप अपने समय का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। थैंक यू। हम एक बात और भी बोलना चाहेंगे कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये विपरीत परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों में किसी के भी चक्के, साइकिल हो या गाड़ी का रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंड है। जैसे ही आप अपनी कंटिन्यूटी किसी भी पर्पज में तोड़ते हैं, चाहे वो फीस देने की हो, चाहे वो शिक्षा लेने की हो, चाहे बच्चे को ऑनलाइन कनेक्ट करने की हो, चाहे किसी भी तरह की उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हों, उसको कहीं भी ब्रेक करते हैं तो सामने वाले के भी जीवन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो भी व्यक्ति इसी दौर से गुजर रहा है जो दौर कोरोना काल का पूरे विश्व पे चल रहा है। तो आप अपनी कंटिन्यूटी को दूसरी की कंटिन्यूटी से जोड़ते हुए एक दूसरे का चक्का न रुके, इसलिए आप अपने यहाँ से भी कुछ रुकने न दें जिससे कि दूसरे के जीवन पे असर पड़े और आप दूसरे के जीवन को देखते हुए, बच्चे को भविष्य को देखते हुए आगे के लिए निरंतर अच्छा सोचते हुए, निरंतर अच्छा कार्य करते हुए आप कंटिन्यू फीस से लेके बच्चों को शिक्षा से लेके जोड़ के रखिए। आपके टीचर आपके हैं, आपका स्कूल आपका है, आपके बच्चे आपके हैं, हम सारे लोग आपके सहयोग के लिए हैं। हम सारे एकेडमिक और सारे गार्जियंस और सारे टीचरों को ये कहना चाहते हैं कि जो भी विपरीत परिस्थितियां, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दूसरे के लिए खड़े रहिए। प्रकृति है, आज नहीं कल आप सब कुछ सारी व्यवस्थाओं को नॉर्मल कर देगी, सब पहले जैसे चलने लगेंगे, सब लोगों की व्यवस्थाएँ नॉर्मल हो जाएंगी, सबका जीवन अच्छा चलने लगेगा। इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद।